नमस्ते दोस्तों, कथा कथन में आज सुनिए अपनी प्रिय लेखिका डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी स्वीट 60। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर संगीता झा हैदराबाद की प्रसिद्ध एंडोक्राइन सर्जन हैं, लेकिन लेखन उनकी हॉबी है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पाठकों को लग रहा होगा कि जरूर लेखिका सठिया गई है। 60 और स्वीट तो 16 हुआ करता है। लेकिन आज जो मेरी उम्र यानी 60 के ऊपर की महिलाएं हैं, क्या हमारा 16 स्वीट था? ये तो वही कहावत हो गई, जब दांत थे तो खाना नहीं था और अब खाना है तो दांत नहीं है। मैं नहीं मानती इस कहावत को, क्योंकि मेरा मानना है एज लाइज इन योर माइंड। काश ये 100% सच होता अगर घुटने चर्र मर्र ना कर रहे होते, चेहरे पर आई लकीरों को छुपाने के लिए कंसीलर ना लगाना पड़ता, लंबी यात्रा पर जाने पर एडल्ट डायपर ना पहनने पड़ते। मेरी कॉलेज की एक सहेली ने पहल की और हमने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, नटखट 60। इस ग्रुप में हमारे बैच की माँ से शुरू होने वाली 8 लड़कियाँ या अब महिलाएँ, मैं, मैथिली, मानसी, मिनाज, मारिया, मधु, महजबीन, मन्नत कौर और मस्कती। हमने पहले भी अपने नामकरण M1 अर्थात मधु, M2 मैथिली यानी मैं, M3 मस्कती, M4 मानसी, M5 मिनाज, M6 महजबीन, M7 मारिया और सबसे आखिरी में M8 मन्नत कौर। ये नामकरण जैसे जैसे ग्रुप में हमारी एंट्री हुई थी के आधार पर थे। हम अपने असली नाम भूल एक दूसरे के लिए 1 to 8 गिनती बन गए थे। हम सब ने एक साथ हॉस्टल में रह बायोकेमिस्ट्री में न केवल MSc की थी, बल्कि साथ ही PhD भी की। हमने जो हॉस्टल में उन दिनों धमाल मचाया था, वो आज भी अकेले में बरबस मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। MSc के बीच में मस्कती, मन्नत और महजबीन की शादी हो गई थी। मस्कती का तो एक प्यारा सा बेटा अजान भी था, जो एक सर्वेंट की मदद के साथ हमारे साथ ही रहता था। कभी वार्डन घोरपड़े मैडम का राउंड होता तो हम उस सर्वेंट के साथ उसे टहलने हॉस्टल के सामने वाले मैदान भेज देते। मैडम पूछती, तुम्हारे विंग से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है? चट से हमारी ग्रुप लीडर मधु जवाब देती, अरे मैम, हमारी मैथिली सबकी आवाज़ें निकालने में मास्टर है। यही अक्सर तरह तरह की आवाज़ें निकालती है और कभी कभी बच्चे की तरह रो हमारा ध्यान आकर्षित करती है। वार्डन मैडम मेरे कान खींचती और कहती, तू अगर मेरी सहेली की भांजी ना होती तो तुझे हॉस्टल से निकलवा देती। मेरी सबसे छोटी मौसी आशा और मैडम कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे और इसी हॉस्टल का हिस्सा थे। मौसी ने अपने मन से शादी कर पूरे घर से नाता तोड़ लिया था और हमारी घोरपड़े मैडम ने प्यार में धोखा खाया था। इससे अभी तक कुंवारी थीं। मौसी का घर बार रिश्तेदार सब कुछ उनकी सहेलियां ही थीं। उसमें हमारी मैडम का पहला नंबर था। वो जब भी मैडम से मिलने आती मुझे बुलाती और मैं उनसे मिल लेती। इसका मेरे घर वालों को बिल्कुल भी अंदाज़ा न था। अम्मा डरती उनकी बहनों वाली कारस्तानी मैं ना कर जाऊं। बहनों वाली कारस्तानी से मतलब था खुद के पसंद के लड़के से घर वालों से छुप कर शादी, जो उन दिनों माँ बाप के लिए भी मरने जीने का सबब हुआ करती थी। मतलब लड़की गई और कई बापों को हार्ट अटैक। अम्मा की 2 बहनों ने अपने पति खुद चुने थे। अपने घरों में खुश तो थीं, पति मिल गए, लेकिन माँ बाप भाई बहन सब छूट गए। एक बार आशा मौसी ने मुझे कहा था, मिष्टी, तू दीदी की पसंद से ही शादी करना। मुझे देख, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा अब बात बात में ताने देता है। जो माँ बाप की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? शादी सबके लिए 5 साल बाद एक सी हो जाती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अरेंज हो या लव। बल्कि घर की पसंद के दूल्हे की पत्नियां ज़्यादा खुश रहती हैं। उन्हें मायके ससुराल दोनों का सपोर्ट रहता है। उनकी ये बात सुन मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मुझे लगता था कि आशा मौसी अपनी ज़िंदगी में बड़ी खुश थीं। अम्मा ने हम लोगों से हमेशा अपनी दोनों बहनों की ज़िंदगी छुपा रखी थी। निशा मौसी की शादी के समय मैं बहुत छोटी थी, इससे कुछ याद नहीं। वो तो बड़े होने पर अम्मा के मायके के पास रहने वाली चुगलखोर नानियों से पता चला कि शुक्ला जी की एक नहीं 2 लड़कियां घर से भागी थीं। उन दिनों अपने मन की शादी करने को घर से भागने की उपाधि दी जाती थी। आशा मौसी का मुझे याद था, क्योंकि वो हमें बचपन में ननिहाल जाने पर बहुत खिलाया करती थीं। मैंने जब भी आशा मौसी के बारे में पूछा तो अम्मा कहती,
धरती फटी और मौसी उसमें घुस गई। मैं पूछती, ठीक सीता मैया की तरह? अम्मा सिर्फ कहती, हाँ। मेरे प्रश्न कहाँ रुकते? उनकी अग्नि परीक्षा किसने ली थी? अम्मा का फिर वही घिसा पिटा जवाब होता, भगवान ने। मैं बहुत बड़े तक जब भी नानी के यहाँ जाती, उनके आंगन में वो दरारें होती जहाँ से मौसी अंदर गई थी। फिर गुस्से से आसमान को देख भगवान को कोसती, पूरी दुनिया में केवल मेरी प्यारी आशा मौसी ही मिली थी धरती में घुसाने के लिए। अम्मा लोग केवल 3 बहनें थीं। इससे आशा मौसी के जाने के बाद हम भाई बहन मौसी का प्रेम पाने के लिए वंचित ही रहे। हमारे पंजाबी पड़ोसी के दोनों बेटे बिट्टू और गिद्दू जब अपनी चंडीगढ़ से आने वाली स्टाइलिश मौसियों का गुणगान करते तो अंदर से एक जलन सी उठती। काश इनकी मासियाँ भी धस जाती, तब इन्हें पता चलता कि दर्द क्या होता है। इसलिए बरसों बाद जब मौसी मुझसे हॉस्टल में मिली और उनसे गले मिली तो ऐसा लगा जैसे नवजात शिशु को लपेटने से माँ की छातियाँ दूध से भर गई हों। मैं भी बिलख बिलख कर रोने लगी। मैडम घोरपड़े भी भावुक हो गईं। अपनी 2 बहनों के पलायन से अम्मा इतनी शक्की हो चुकी थीं कि उनकी सारी जासूसी मेरे ऊपर ही रहती। अपने साथ पापा और तीनों भाइयों को भी मेरे प्रति शक्की बना दिया था। बचपन से ही मुझे सलवार कुर्ता पहनने पर मजबूर किया गया। उन दिनों मेरी सहेलियां घुटनों तक लंबाई की मिडी पहनती थीं, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहनने को मिलती थी। मेरी बड़ी मिन्नतों के बाद मुझे एक मिडी दिलवाई गई। उसे पहन मैं एक दिन मोहल्ले में मटकी थी। अपने मोहल्ले के लड़कों की अपने गोरे गोरे खुले पैरों पर चुभती नज़रें महसूस भी की। गुस्से से ज़्यादा उन नज़रों पर प्यार आया। उन दिनों तो टीवी भी नहीं था। थोड़े दिन पहले अम्मा और उनकी सहेलियों के साथ पड़ोसन पिक्चर देखी थी। 2 दिनों तक बिना उतारे वही मिडी पहने रही और ठीक पिक्चर की सायरा बानो की तरह पैर ऊपर कर अपनी बेसुरी आवाज़ में भई बद्दूर गाती रही। आते जाते भाई मेरी हरकतें देख रहे थे और गुस्से से उनका खून भी खौल रहा था। तीसरे दिन धोने डाली और चौथे दिन धुले कपड़ों से वो मिट्टी गायब थी। पूरे घर का कोना कोना छान मारा, कहीं वो मिट्टी मिली ही नहीं। मैं सिर्फ रोती रही और भाई हंसते रहे। ये एक टीन एज युवती का विलाप था। 1 साल बाद किसी कारण से आंगन में खुदाई हुई, जिसमें मिट्टी में गड़ी आधी चरमराई फटी मेरी मिट्टी मिली। मैं अपने अरमानों की लाश के साथ लिपट कर बहुत रोई। सारी जवानी इसी तरह बीत गई। पढ़ाया भी मुझे गर्ल्स हाई स्कूल में, उसके बाद कॉलेज भी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जहाँ दूर दूर तक लड़कों की हवा भी नहीं आती थी। ये सब घर वालों के अंदर बैठा हुआ डर ही तो था कि कहीं मैं भी निशा और आशा मौसी की तरह भाग ना जाऊं और मेरे भाइयों के बच्चों को बताना पड़े कि धरती फटी और बुआ घुसी। एक बार तो बिल्कुल गजब वाकया हो गया। किसी मनचले का एक गुमनाम पत्र मेरे घर पर आया और ना जाने कैसे भाइयों के हाथ पड़ गया। खत का मजमून कुछ ऐसा था, सपनों, बहारों और दिल की रानी, ढेर सारा प्यार। तुम मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती हो। जब भी तुमसे नज़रें मिलती हैं मैं किसी दूसरी दुनिया में खो जाता हूँ। काश हम अपनी एक दुनिया बना पाते। आज शाम तुम मुझे तुम्हारे घर के पीछे वाले नाले में मिलना। कोशिश करना कोई तुम्हें आते ना देखे। मैं शाम 7 बजे वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम्हारा और केवल तुम्हारा, आशिक। पत्र में कहीं भी किसी का नाम नहीं था, लेकिन जाहिर है मेरे घर पर मिला तो शायद मेरे लिए ही होगा। तीनों भाइयों ने अम्मा के साथ मिलकर इस मुलाकात को गुरिल्ला अंजाम देने का पूरा मंसूबा बना लिया। रात को उनके क्रिकेट बैट को तेल पिलाया गया और कई तरह के नए नए हथियार ईजाद हुए। शाम को जब मैं अपनी हर दिन की सहेलियों से मिलने तैयार हो निकली तो लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन फिर ये मन का वहम सा लगा। मुझे तो इल्म भी नहीं था कि हथियारों से लैस एक गोरिल्ला आर्मी मेरे पीछे चल रही है। मैं तो किसी दूसरे रास्ते ही जा रही थी, तो जासूसों को लगा मैं गुमराह करना चाहती हूँ। मैं घूम फिर के 7 बजे के काफ़ी पहले ही घर लौट आई। मेरे छोटे भाई ने फिर पूछा, आज इतनी जल्दी क्यों आ गई? फिर से बाहर जाने का इरादा है क्या? मैंने उत्तर दिया, आर यू मैड? मेरा कल मैथ्स टेस्ट है, पढ़ना है, जा तू कहीं और जा। भाई ने मन ही मन सोचा मैं उसे भगा खुद अपनी योजना को अंजाम दूंगी। छोटे भाई को मेरी पहरेदारी करने के लिए छोड़ बड़े दोनों नाले के पीछे मेरे सो कॉल्ड आशिक को रंगे हाथों पकड़ने निकल पड़े, बाकायदा अपने बनाए हथियारों से लैस। माँ उन्हें आशिक तो मिला, पर मेरा नहीं बल्कि हमारे ऊपर रहने वाली लड़की मिताली का, जिसे वो पहले से ही जानते थे। चिट्ठी पहुंचाने वाले कबूतर ने गलती से वो चिट्ठी ऊपर वाले घर के बदले हमारे घर के सामने रख दी थी।
अपना ऑपरेशन रोमियो मिशन फ्लॉप होने पर उन्हें बड़ी निराशा हुई। भाइयों की वजह से ना तो मैं किसी से इश्क करने की ज़रूरत कर सकती थी और ना कोई मेरा आशिक बनने को तैयार होता। पूरी जवानी राधा रानी का कृष्ण से मिलन और सीता की पति भक्ति और पार्वती की शंकर जी को पाने के लिए की गई तपस्या में निकल गई। करीब करीब यही पृष्ठभूमि M1 से लेकर M8 की थी। M1 यानी मधु अरोड़ा की फैमिली पंजाबी होने की वजह से थोड़ी प्रोग्रेसिव तो थी, लेकिन स्कूल में ही 12वीं क्लास में उसका क्लास 7 से 12वीं तक चल रहे अफेयर का बड़ा दर्दनाक अंत हुआ था। मधु क्लास 7 से ही बड़ी मैच्योर थी, ऐसा उसका कहना था और ऐसा उसकी बातों से लगता भी था। उसका लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड बड़ी आसानी से ब्रेकअप कर अपने मामा के पास पढ़ने US चला गया। उसका दिल मर्दों की तरफ से पूरी तरह से खट्टा हो गया और उसने आजन्म पुरुषों से दूर रहने का निर्णय लिया और हमारे M गैंग का हिस्सा ही नहीं, लीडर भी बन गई। मधु से हम सब इतना डरते थे कि चाह कर भी लड़कों के बारे में बात तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकते थे। आज जब अपनी दोनों बेटियों को कभी बम्बल तो कभी टिंडर ऐप में धड़ल्ले से बॉयफ्रेंड ढूंढते देखती हूँ तो अपनी नीरस जवानी याद आ जाती है। बाकी सभी M ग्रुप के लोगों की कहानी मेरे ही जैसी थी। मस्कती की फूफू की बेटी ने हिंदू से शादी की थी तो महजबीन के खाला का बेटा ईसाई दुल्हन लेकर आ गया था। इससे दोनों के परिवारों के बड़ों के कान खड़े हो गए थे। मानसी, मिनाज, मन्नत और मारिया के पेरेंट्स को लगता था कि गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल में उनकी बेटियां महफूज रहेंगी। केवल मधु ही पुरुष जाति से नफरत करती थी और बाकियों के पास कोई चारा नहीं था सिवाय सपने देखने के और उन सपनों को M1 यानी मधु से छिपाने के। 15 दिन में एक बार हमें पास के डॉक्टर ढिल्लन के दवाखाने में जाने की परमिशन थी। वहाँ डॉक्टर साहब के शहजादे राजेश के दर्शन हो जाते। हमारे लिए वो राजेश ढिल्लन नहीं, उन दिनों का सुपरस्टार राजेश खन्ना सा था। करते भी क्या, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता था। वो शायद किसी कॉन्वेंट का पढ़ा लिखा था। हम लोगों को देख अपने घर के लैंडलाइन से पता नहीं किससे इंग्लिश में बातें करता था। उन दिनों इंग्लिश से हमारा हाथ तंग हुआ करता था। इससे हर इंग्लिश में किटकिट करने वाला हमें दूसरी दुनिया का वासी लगता था। मधु को ना तो डॉक्टर ढिल्लन के पास जाने की ज़रूरत महसूस होती, ना ही वो जाना चाहती थी। उन दिनों भी महिलाओं के अस्तित्व, आज़ादी और पुरुषों से बराबरी की बातें होती थीं और उसमें हमारा M ग्रुप बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। किसी का भी सपना शादी कर गृहस्वामिनी बनने का नहीं था। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी हमारी नायिका थी। सन 84 में उनकी मौत पर M8 ने जितना मातम मनाया था शायद ही हमने आज तक अपने किसी करीबी के मरने पर मनाया हो। मन्नत से तो हमने कसम उठवाई कि वो किसी सरदार से शादी नहीं करेगी। हम सब अपनी ज़िंदगी में PhD करने के बाद अलग अलग शहरों के मेडिकल कॉलेजों के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर बन गए। केवल हमारी लीडर मधु, जिसने समाज के सामने घुटने नहीं टेके और अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गई। हम बायोकेमिस्ट्री की बुक में उसका लिखा चैप्टर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते और बताते। शी वॉज माई क्लासमेट। पढ़ाई खत्म करते ही मेरी भी नियति वही हुई जो 80 के दशक में एक संस्कारी लड़की की हुआ करती थी। सजाती नीलेश का पता पापा को किसी मित्र ने बताया था। दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। बाकायदा सास ससुर मुझे देखने घर पर आए और मैं अपना घर छोड़ पाठक परिवार का हिस्सा बन गई। नीलेश की पोस्टिंग चंडीगढ़ में थी, इससे मैं चंडीगढ़ में ही बस गई। मैं तो इसी में खुश थी कि नीलेश मुझे नौकरी करने दे रहे हैं। जल्दी ही मैं 2 जुड़वा बेटियों भव्या और दिव्या की माँ बन गई। दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थीं। भव्या थोड़ी बदमाश मेरे जैसे और दिव्या अपने बाप पर गई थी। कई बार मैं भव्या को 2 बार दूध पिला देती और दिव्या रोती रहती और मैं सोचती ये तो रोतली है। सासू माँ को बेटा चाहिए था पर मैंने आदर्श बहू बनने से साफ इनकार कर दिया। दोनों बेटियां मेरी जान हैं और मैं उनकी। वो जैसे जैसे बड़ी होने लगीं मुझे भी अपने साथ बड़ा करने लगीं। मेरे लिए कलरफुल नाइटियाँ ली जाने लगीं। वापस सालों बाद फिर बेटियों के साथ भई बद्दूर गाना गाया। अब सेलफोन, इंस्टा और फेसबुक का ज़माना आ गया था। मेरी सारी बिछड़ी दोस्तों को ढूंढा गया। फिर से M गैंग बना और 10 सालों पहले मेरे सारे दोस्तों को बुला बड़े ज़ोर शोर से मेरा 50वां जन्मदिन मनाया गया। उसके बाद तो जैसे हम 8 की दुनिया ही मानो बदल गई। घर में मेरी बेटियों ने बराबर की भागीदारी ले ली। हम 8 साल में 2 बार कहीं बाहर घूमने जाते। मेरी बेटियां बार बार मुझसे कहती, मॉम देयर इज़ नो रोमांस इन योर लाइफ।
योर हस्बैंड्स फर्स्ट लव इज़ हिज लैब, हिज जॉब. वी लव आवर डैड, but we always feel something missing in your life, and that is romance. Dad doesn't need it, it's okay, but we feel sad for you. You are free from our side. Look for a boyfriend and enjoy your life. मैं तो भौंचक रह जाती. बाप रे, मैंने बेटियां पैदा की हैं या शैतान? ऐसी बातें, वो भी अपनी माँ से. लेकिन अब इस उम्र में दोस्तों की ज़रूरत होती है जो मुझे मिल गए थे. मेरी बेटियों का मानना था कि हमारे ग्रुप के सातों लोगों ने तो शादी का लड्डू चख लिया है, भले कड़वा ही सही, क्यों ना मधु आंटी का ब्याह रचाया जाए. प्लानिंग के मुताबिक मधु को 2 महीने के लिए यूएस से बुलाया गया और वो मेरे घर पर ही ठहरी. बाकी ग्रुप के दूसरे मेंबर भी आ गए. शादी की बातें और माँ की लाइफ में रोमांस की कमी सुन मधु तो हैरान रह गई. मुझसे कहने लगी, यार असली प्रोग्रेस तो तूने की है लाइफ में. पति CSIR में सेलिब्रिटी साइंटिस्ट, गाड़ी, ड्राइवर, इतना बड़ा घर, और उसके बाद उसी घर में तेरे रोमांस की बातें, वो भी तेरी बेटियों के मुंह से. इट्स ग्रेट ली. वो मुझे हमेशा मेरे नाम मैथिली के आखिरी अक्षर ली कहकर पुकारती थी और मैं उसे मधु के आखिरी अक्षर धू कहकर पुकारती थी. हम दोनों अगर साथ हों तो बेटियां हमें धूली कहती थीं. बेटियों ने मधु का एक टिंडर अकाउंट खोला. अपने प्रोफेशन के लिए समर्पित मधु तो मानो जैसे दिव्या भव्या से वशीभूत हो गई थी. उसने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया. घर के ऊपर के पोर्शन में बने दोनों गेस्ट रूम्स हमें दे दिए गए. बेटियों ने ज़मीन पर बिछाने वाले गद्दों का इंतज़ाम कर दिया. जगह 8 के लिए कम थी, लेकिन हॉस्टल के दिन वापस आ गए. बेटियां टिंडर में अपनी मधु आंटी के लिए दूल्हे की तलाश में ज़ोरों शोरों से जुटी हुई थीं. हम 8 हॉस्टल की तरह लड़ते रहते थे. हम सबको लग रहा था मानो हम सबके लिए ही रिश्ता ढूंढा जा रहा हो. सचमुच कितना सच है ये कि एज इज़ इन योर माइंड एंड इट्स जस्ट अ नंबर. रोज़ अर्बन क्लैब से ब्यूटिशियन बुलाई जाती. मधु तो गई भाड़ में. बाकी हम लोग ही पेडिक्योर, मैनिक्योर और फेशियल करा कर चमकने लगे थे. हेयर स्पा तो कभी मरे हुए बालों का केरोटिन ट्रीटमेंट, जो पहले हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं था. मधु चिल्लाती, कुछ तो शर्म करो. मेरे लिए लड़के या कहिए दूल्हे की खोज हो रही है और तुम लोगों के पास अपने अपने हैं. क्या मजाल है कि कोई जूं ही रेंग जाए. सबके सब बौराए हुए थे और मज़ा दिव्या और भव्या ले रहे थे. नीलेश तो घर पर रहकर भी घर पर नहीं थे. एक दिन जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो नीलेश मुझे एकटक देखने लगे. उनकी टकटकी में ही मुझे जवाब मिल गया. उन्होंने आवाज़ देकर मुझे कहा, आज शाम चले कहीं, मैरियट में गज़ल प्रोग्राम है. मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मेरी सारी फ्रेंड्स भी हैं. नीलेश ने उतनी ही गर्मजोशी से जवाब दिया, कोई बात नहीं, उन्हें भी ले चलते हैं. उसके बाद अपने सेक्रेटरी को फ़ोन कर सबके लिए डोनर पास मंगा लिया. बेटियों ने तो वीटो लगा दिया कि 60 वालों के गैंग के साथ वो नहीं जाएंगी, और वैसे भी गज़ल उनके सर के ऊपर से निकल जाती है. सालों बाद नीलेश के अंदर छिपे पुरुष से मुलाकात हुई. अपनी सो कॉल्ड सालियों से भी उन्होंने अच्छी खासी बात की. घर वापस आते समय नीलेश कार में धीमे धीमे जगजीत सिंह की गज़ल भी गुनगुना रहे थे. घर घुसते ही सब मुझ पर झपट पड़ी. बड़ी आई है कहने वाली कि नीलेश की लैब मेरी सौत है तो खुद ही घुननी है. आज तो नीलू जी का अंदाज़ ही अलग था. अब नीलेश बाकी ग्रुप मेंबर्स के नीलू बन गए थे. उसके बाद तो रोज़ ही नीलेश सुबह के नाश्ते और रात के खाने में हमारे साथ होते. नीलेश और मधु के तो बड़े साइंटिफिक डिस्कशन भी होते, और मधु अक्सर कहती, नीलेश इज़ ग्रेट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन. आई डोंट माइंड मैरिंग हिम. आई विल बी हैप्पी एज हिज सेकेंड वाइफ ऑल्सो. डोंट माइंड टॉलरेटिंग यू. मैं चिल्लाती, शट अप, ही इज़ माई हस्बैंड और मेरा पति सिर्फ मेरा है. मधु जवाब देती, बड़ी आई पति वाली, अभी तक तो कहती थी लाइफ में कोई मज़ा ही नहीं है. इतना मज़ा, नोक झोंक हम सब में काफ़ी तब्दीली ला रहा था. हम सब उछलने कूदने और दौड़ने भी लगे थे. लगा ही नहीं हॉस्टल और आज के बीच में कोई कल भी था. इस बीच वैलेंटाइन डे भी चला गया. हम सब एक दूसरे के वैलेंटाइन बन गए. मधु बार बार पूछती, मेरे लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत है क्या? आई एम सो हैप्पी विद यू ऑल. ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत भी नहीं है. बाकी सभी एक साथ चिल्लाती, हम सब तो शादी के नाम की कढ़ाई में झोंक दी गई. अब तेरे साथ डेटिंग के मज़े हम भी ले रही हैं. कम से कम ये ख्वाब हमारा पूरा तो होने दे. मधु फिर चिल्लाती, ख्वाब तुम्हारे और बलि मेरी, ये अच्छी बात है. उसके बाद उसी ऐप में एक महाशय का प्रस्ताव आया. नाम क्षितिज पंडित, उम्र 58, पेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट,
रंग गेहुआ, तलाकशुदा। पहली शादी से एक बेटी। हम सब तो उन महाशय की फ़ोटो पर ही फिदा हो गए थे, मानो वो एक साथ 8 महिलाओं को ब्याहने आ रहे हों। अब पता चल रहा था कि ख्वाबों की कोई उम्र नहीं होती। मधु तो पहले से टॉम बॉय सी थी, लड़की वाली फीलिंग हमने उसके दिल में जगाई थी। महाशय के मेरे घर आने के पहले ही सब बड़े ज़ोर शोर से अपने साथ संवार में लग गए। मुझे देखकर बेटियां पागल हुए जा रही थीं, लेकिन खुश भी बहुत थीं। आखिर वो 10 तारीख आ ही गई, जिस दिन छी आने वाले थे। बिना मिले ही क्षितिज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। मधु की टांग खिंचाई के लिए क्षितिज को हम छी कहकर पुकारने लगे थे। सुबह 10 बजे से इस सब मधु को सजाने में लगे थे, क्योंकि क्षितिज लंच पर पधारने जो वाले थे। मैं किचन में कुक को पकौड़े बनाने के लिए बेसन घोल कर दे रही थी। नीलेश ऑफिस के लिए निकल चुके थे। अचानक कॉल बेल बजी। सोचा शायद कुरियर वाला है। मैंने दरवाज़ा खोला। धोखे से मेरा बेसन सना हाथ मेरे बालों पर जा लगा। ये क्या, मेरी हालत तो बॉबी मूवी की डिम्पल कपाड़िया की तरह हो गई थी। सामने खड़ा पुरुष मेरी हालत, मेरे चेहरे की खींच पर मुस्कुराने लगा। हाथ मिलाने के लिए पहले हाथ बढ़ाया, फिर हाथों में बेसन देख हाथ पीछे कर लिए। फिर हंसते हुए कहा, सॉरी, मैं बिफोर टाइम आ गया हूँ। मधु जी, मैं क्षितिज पंडित। मैं झुंझलाई, सॉरी, आई एम नॉट मधु, आई एम मैथिली, हर फ्रेंड। मधु इज़ इनसाइड, प्लीज़ कम। आई विल सेंड हर, प्लीज़ बैठिए। ये क्या, फिर झटका। उसके साथ उसकी बेटी नंदिनी पंडित। ओह, ये तो दिव्या भव्या की फ्रेंड नंदू है। मैं ही मूर्ख को रिलेट ही नहीं कर पाई। अभी 2 साल पहले ही तो उसकी माँ सुमन की डेथ हुई थी। तो ये पूरा भव्या दिव्या का नंदिनी के साथ मिलकर बनाया प्लान था। ये खोज भी बेटियों की थी और लगभग 6 महीने से ये सब चल रहा था। उसके बाद तो पूछिए ही मत क्या हुआ। तीनों लड़कियां मेरे बालों में लगे बेसन की वजह से डिम्पल कपाड़िया कहकर मेरी हंसी उड़ाने लगीं। नंदिनी जोर से चिल्लाई, नो वे, मैं नीलेश अंकल को कोई दुख नहीं पहुंचा सकती। सॉरी आंटी, माना मेरे पापा बड़े हैंडसम हैं, लेकिन आपके ऋषि कपूर तो सिर्फ नीलेश अंकल हैं। मैं तो सचमुच ठगी सी रह गई। हम फिर 16 से स्वीट 60 में पहुंच गए और बड़ी धूमधाम से मधु और क्षितिज की कोर्ट मैरिज हो गई। नीलेश और क्षितिज बड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं। नंदिनी और दिव्या भव्या एक साथ सारे प्लान बनाते हैं। हमारे नटखट 60 ग्रुप ने सचमुच उम्र को पछाड़ दिया है और ठीक स्वीट 16 की ही तरह हम सबका स्वीट 60 चल रहा है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई एक बेहद मज़ेदार कहानी स्वीट 60। आशा है आपके मन को भी गुदगुदा गई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।